सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कम से कम मीटिंग का थीम तो यही है कि प्रबुद्ध लोगों की बैठक है और सवालों का सिलसिला जीडीपी पर कैपिटा इनकम से लेकर नाली गली और विलुप्त होती हुई नदियों तक चला है। लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने दो तीन जो मूलभूत बात उठाई है। शिक्षा को लेकर कई सवाल आए। दूसरा, रोजगार पलायन को लेकर लोगों ने अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से सवाल पूछा है। दो तीन जो मुख्य सवाल पूछे गए हैं कि बिहार में विकास कैसे हो सकता है, इसका विजन बताइए। कुछ लोगों ने ये भी पूछा, शायद एक बच्चे ने पीछे से पूछा कि कैसे बताएं, कि सामने महिला ने भी बताया कि आप जो कह रहे हैं ये आप काम कीजिएगा, इसकी क्या गारंटी है। हम तो समझ भी गए तो हम लोगों को कैसे समझाएं। तो मोटे तौर पर चूंकि हम लोग बेगूसराय में बैठे हैं तो एक बात के लिए तो आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप दूसरे सबसे धनी जिला पर कैपिटा इनकम के साथ। ताली बजाने से पहले आपने पूरी बात सुनी नहीं। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार का दूसरा सबसे धनी जिला है पर कैपिटा बेसिस पर बेगूसराय। लेकिन दुखद बात यह है कि अन्य जिलों के मुकाबले इनकम डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी बेगूसराय में बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पर बहुत कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है और कुछ बेगूसराय का एक बड़ा वर्ग है जो बिल्कुल पीछे छूट गया है। इसीलिए शायद यहाँ पर मजदूर आंदोलन या कम्युनिस्ट विचारधारा की बड़ी गहरी पैठ भी रही है। तो आप सेकंड सबसे धनी जिला हैं और बिहार का सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी वाला जिला है। बिहार की स्थिति को अगर आपको समझना है तो डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया कि सोमालिया से पीछे हैं। तो अगर बिहार देश होता तो हम लोग दुनिया में 10वें सबसे बड़े देश होते। कुछ महीनों पहले तक हम लोग 11वें नंबर पर थे। अभी हम लोगों ने जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान को पॉपुलेशन में बिहार ने पीछे छोड़कर अब हम लोग जापान से आगे निकल गए। 13 करोड़ 10 लाख आबादी थी जापान की, उससे ज्यादा आबादी अब हो गई बिहार की। तो आबादी के हिसाब से हम लोग दुनिया के 10वें सबसे बड़े देश होते और गरीबी के हिसाब से 6वां सबसे ज्यादा गरीब देश होते। ये बिहार की दुर्दशा है। आप यहाँ बता रहे हैं कि बेगूसराय में क्या है क्या नहीं है। क्यों ऐसी दशा है? दशा ऐसी इसलिए है कि अपने आप को प्रबुद्ध और पढ़े लिखे समझदार बताने वाले लोग, आप जरा बताइए कि जितनी समस्या आप गिना रहे हैं इसके बावजूद आपके सांसद कितनी बार से जीत रहे हैं? आपके विधायक कितनी बार से जीत रहे हैं? बेगूसराय तो फेमस है कि एक बार विधायक अगर जीत जाए तो 5 बार 6 बार से पहले जनता उसको हटाती नहीं। लोग बूढ़े हो गए, चल नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, फिर भी विधायक बन गए। तो मेरे भाई, आपके बेगूसराय में इतनी समस्या है, आप प्रमंडल बनाना चाहते हैं, कोई नदियों को वापस लाना चाहता है, कोई शिक्षा सुधारना चाहता है, कोई भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन हर चुनाव में जाकर उसी नेता उसी दल को वोट देता है। दोनों बात कैसे होता है? दोनों बात कैसे होता है? दोनों बात इसलिए हो रहा है कि 5 वर्ष बैठकर आप सारी चिंता मनन और सारा ये वाक युद्ध चलाते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाइएगा तो क्या प्रबुद्ध क्या बेवकूफ, क्या पढ़ा लिखा क्या समझदार, हर व्यक्ति बिहार में 4 ही चीज पर वोट देता है। बिहार में वोट के दिन लोगों को 4 ही बात समझ में आती है। पहली बात कि हमारी जाति क्या है और हमारे जात का कौन नेता खड़ा है, वो नेता अच्छा हो या खराब हो। आपको खुद लूट के ले गया
लेकिन अपने जात का है तो उसी को वोट दीजिएगा। अगर जात से बच गए, ये भी भ्रम मत पालिए कि हर आदमी जात पर वोट दे रहा है। कई बार बिहार में ये भ्रम फैलाया जाता है कि हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ये लगे कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, तो एक बार जरा पूछिए अपने आप से कि बेगूसराय में जिन लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार यहाँ बेगूसराय में रहते हैं? एक भी आदमी नहीं रहता। फिर भी आपने मोदी के नाम पर वोट दिया है। तो जो लोग जातियों के आधार पर वोट नहीं देते हैं, वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे रहे हैं। और बेगूसराय भी उससे अछूता नहीं है, उसमें बल्कि आगे ही है। सारे हिंदू एक हो जाओ, कोई जीते, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। दोनों से बच गए तो विकल्प न होने का रोना रोके लालू जी के डर से भाजपा को, एनडीए को वोट दीजिएगा। 5 वर्ष जिस विधायक सांसद को आप गाली देते हैं, जिससे परेशान हैं, उसी सांसद को, उसी विधायक को ये कह के वोट दीजिएगा कि चलिए कितना भी खराब है, लालू से तो ठीक है भैया, जंगल राज नहीं चाहिए, कम से कम अपहरण नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा है, इसी को वोट दो। जो तीनों से बच गया, तो एक हम लोग के साथ बेगूसराय में बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जिनकी हालत बड़ी खराब है पूरे बिहार में। ये लोग भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। दलितों के बाद इस राज्य में सबसे बुरी हालत में अगर कोई है तो मुसलमान है, और वो 30 वर्ष से लगातार लालू जी को ही वोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको भाजपा को वोट दे नहीं सकता है। तो राजद वाला है, सोचता है चलो कुछ नहीं, इसी के किरासन, किसी के ललटेन में किरासन तेल बनकर जलेंगे। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि इसी 4 चीज पर आपने वोट दिया है कि नहीं दिया है। काहे के लिए लंबा लंबा बात कर रहे हैं? हम 5000 गांव में पैदल गए, 2-2.5 साल पैदल चले, बेगूसराय के भी बहुत सारे गांव में गए। हर सभा में मैं शुरुआत ही करता हूं ये पूछ के, आज भी तेघड़ा में जाकर पूछ के आए हैं कि भाई बताओ कि और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि बिहार में चाहे आप किसी वर्ग के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, 100% लोग कहते हैं कि ना भैया ये चीज तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अरे पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि दूसरा सवाल क्या होने वाला है। फिर मैं कहता हूं कि अपने अपने बच्चों का चेहरा याद करो, अगर आप बताओ कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। और यकीन जानिए, आज तक किसी भी गांव में, आज तक किसी भी गांव में एक आदमी ने भी नहीं कहा है कि हमने अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। और इस सभा में बिना सवाल पूछे हुए हम कह सकते हैं कि आपने भी नहीं दिया। मेरे भाई, सुधार होगा कैसे? सुधार तब होगा जब आप अपने मुद्दे पर वोट करोगे। लोगों का एक्सक्यूज होता है, भैया क्या करें, विकल्प नहीं है। ये आपका मन का बनाया हुआ भ्रम है। सब लोग आप पढ़े लिखे लोग हैं। ईवीएम पर नोटा है, नोटा का बटन है। नोटा इसीलिए बनाया गया है कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं है उसके लिए नोटा। अगर आपने, लोग कहता है नोटा देंगे वोट बर्बाद हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपने नोटा पर सबसे ज्यादा वोट दबाया होता तो बेगूसराय में फिर से चुनाव होता। ये कानून है, लेकिन आपको तो उसका चिंता नहीं है। अरे भाई, बिहार में कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए, बेगूसराय से कोई सज्जन आदमी खड़ा हो जाए, तो आप और हम जैसे लोग अपने घर में, दुकान में बैठ के लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे ये बिहार में नहीं चलेंगे, ये चलेंगे बिहार में, इतना सीधा आदमी। टीचर तो बढ़िया है, डॉक्टर अच्छा है, वकील अच्छा है, ना ही ना चलेंगे। आपको भी मजबूत बदमाश आदमी चाहिए। आज हम बेगूसराय में आए हैं,
तो आपके एक बहुत बड़े सांसद के बारे में कोई कहानी बता रहा था कि जब वो चुनाव हारे तो यहीं पर महाकवि दिनकर की प्रतिमा के पास आकर राजनीति से संन्यास ले लिया। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि आपने बेगूसराय की जनता ने किसको जिताया था। जैसा बोइएगा वही काटिएगा, गलत वोट दीजिएगा तो गलत ही पाइएगा। दूसरा आपका जो सवाल है कि आप पर क्यों भरोसा करें, ये सही सवाल है। जब सुराज पर क्यों भरोसा करें भाई? चुनाव से पहले तो हर आदमी अच्छा बोलता है, जनसुराज भी अच्छी बात बोल रहे हैं लोग, आप हम पर भरोसा क्यों करें? इसका सीधा उत्तर यह है कि आप बिल्कुल जनसुराज पर भरोसा मत कीजिए, तो फिर वोट कैसे दीजिए? भाई आपके पास कोई ऐसी बीमारी है, आपको हो गई है, जिसका इलाज कर करके आप पिछले 20-25 साल से थक गए। आपने सारी दवा कर ली, सारे डॉक्टरों से दिखा लिया, आपका रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई आपकी बीमारी लाइलाज है, कोई दवा है नहीं दुनिया में कि आपको दे दी जाए, अब खाने वाने में संयम रखिए, अब इसी से काम चलाइए, अभी आपका ठीक नहीं होगा। एक दिन सुबह सुबह डॉक्टर साहब से आप मिलने गए और उन्होंने कहा आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक नई दवा आई है, अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन शायद संभावना है कि 20-30% शायद आपको काम कर जाए, ट्राई कीजिएगा। तो आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ सर बिल्कुल ट्राई करेंगे, कहेंगे 20% चांस है। तो जो दल और नेता यहाँ पहले से हैं वो एक्सपायर अजमाए हुए दवा है जिससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ, और जनसुराज वो नई दवा है, जनसुराज वो नई दवा है जिसमें शायद 20% 30% ही सही, लेकिन शायद उम्मीद है कि कुछ सुधार हो जाए। तो जब आदमी कहता है आप पर भरोसा क्यों करें, हम कहते भैया मत करो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके पास 25 को विकल्प है। अभी रो रहे थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, अब कोई विकल्प आ गया तो कह रहा हम आप पर भरोसा क्यों करें। अरे भाई तो 30 वर्ष से कुचा रहे हो, 5 वर्ष और कुचा लो। रास्ते में हम चलते हैं तो लोग बताता है कि भैया बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं, बात तो बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, यही होना चाहिए, और आप मत। भाई हमारी जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस आदमी की सोच देखिए जो कह रहा है कि 10 वर्ष लगेगा। इसका मतलब यह है कि हम 30-35 वर्ष की अपनी बदहाली से अभी सीखे नहीं हैं, जानते पूछते 10 वर्ष और कुचाना चाहते हैं तब जगेंगे। 10 वर्ष अभी और कुछ आना चाहते हैं, 10 वर्ष इसी दुर्दशा में जिएंगे तब हम सुधरेंगे, तब तक आप हिम्मत करके प्रयास करते रहे। ये दुर्दशा है लोगों की। आपने बड़े सवाल उठाए कि भाई सुधार क्यों नहीं हो रहा, सुधार इसलिए नहीं हो, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जनसुराज आएंगे तो सुधार हो जाएगा। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य जहां 1/3 देश की इकोनॉमी है। इंडिया की का जो जीडीपी है वो 1/3 सिर्फ 5 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य 30% पूरे इंडिया का दौलत, जीडीपी, जो भी आप कह लीजिए इकोनॉमी, इन 5 राज्यों में है। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दल की सरकारें हैं। इनमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन 5 राज्यों में कोई नेता, कोई दल आज तक 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। वहां की जनता पलटती रहती है, किसी को परमानेंट नहीं बैठा दिया। बिहार में एक बार लालू नीतीश आ गए, एक बार आपने उनका पोंछ पकड़ लिया तो 35-40 वर्ष तक तो आप नहीं जगने वाले। 30-35 वर्ष तक तो सोचता है लालू नहीं तो नीतीश, नीतीश नहीं तो लालू। जब तक आपने कहा विजन क्या है, जब तक आप सरकारों को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, नेताओं के मन में ये डर नहीं बैठाएंगे कि अगर काम नहीं होगा तो जनता हमको हरा देगी,
तब तक कोई दल कोई नेता काम नहीं करेगा, चाहे प्रशांत किशोर आ जाए या कोई दूसरा आ जाए।